अब इसके साथ जो सेक्शंस अपन कवर कर सकते हैं, अभी छोटे और इजी सेक्शंस कुछ ले लेते हैं। एक पेज 99 पे आपका सेक्शन है, इंफॉर्मेटिव है, सिंपल है, 35 AD। अब इसकी बात भी आगे चार्जिंग सेक्शन में हो रही थी, सेक्शन 28 में ना लास्ट पॉइंट था, वहाँ 35 AD का रेफरेंस था। मैंने आपको बोला भी था कि इस चैप्टर में ही आगे कराऊंगा, तो मुझे ध्यान में रहता है कहाँ इंटरकनेक्टेड है, तो वो कवर कराता हूँ। अब देख लो 35 AD क्या बोलता है, बड़ा सिंपल इंफॉर्मेटिव सेक्शन, एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको समझनी है। यहाँ पे बोला है कि कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं जो गवर्नमेंट ने शॉर्टलिस्ट किया है। बोला अगर आप ये बिजनेस करते हो तो इसमें आप जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका सारा डेप्रिसिएशन आपको पहले ही साल में मिल सकता है। इसमें बोला है इफ द असेसी ऑप्ट्स फॉर द सेम, कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है। आप बोले नहीं मुझे पूरा डेप्री फर्स्ट ईयर में नहीं चाहिए क्योंकि उतना प्रॉफिट ही नहीं है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड ही होता रहेगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लेम करूंगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, आपकी चॉइस। बट आप बोले नहीं नहीं मुझे पूरा पूरा खर्चा पहले साल में मिल रहा है तो मैं क्लेम करना चाहता हूँ, कर लो, आपकी मर्जी है। तो 100% डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर दैट इज अलाउड इन दिस सिचुएशन। अगर आप 35 AD वाले बिजनेसेस करते हो तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसे बिजनेसेस शॉर्टलिस्ट किए जो बिजनेस करने में बहुत ज्यादा लोग जल्दी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जिसमें प्रॉफिट रिकवर करने में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। हर किसी को क्विक प्रॉफिट चाहिए ना, तो जिसमें खर्चा ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, वो क्यों करूंगा। मुझे 2 ऑप्शन मिलेंगे सेम बजट में पैसा लगाने के लिए, मैं वो बिजनेस में पैसा लगाऊंगा जो मेरा पैसा जल्दी निकाल के दे, जिसमें रिस्क कम हो, रिकवरी फास्टर हो और मैं फ्री हो जाऊं, टेंशन फ्री हो जाऊं। तो सब लोग वही बिजनेस ढूंढते हैं। तो बाकी बिजनेसेस जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन करेगा। तो ऐसे बिजनेसेस को यहाँ पे टारगेट करके 35 AD में रखा है, ताकि टैक्स बेनिफिट दिखेगा ना तो रिकवरी जल्दी होगी, तो बिजनेसमैन इंटरेस्ट दिखाएगा कि चल मैं पैसे लगाता हूँ। अब वो कौन से बिजनेसेस है वो आपके सामने है, वो देख लो। पहला बोला है सेटिंग अप कोल्ड चेन फैसिलिटी। कुछ आइडिया इसके बारे में, व्हाट इज अ कोल्ड चेन फैसिलिटी? नहीं, वो तो फिर तुक्का लगाने वाली बात होगी। और कुछ कोल्ड चेन फैसिलिटी? हाँ, गो डाउन है, वेयर हाउस है, ऐसा वेयर हाउस जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। अभी जो प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रह सकते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आइसक्रीम प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रोजन फूड जो आता है अपने, ये मटर और ये बर्गर पैटी और ये सब जो होती है, फ्रेंच फ्राइज और ये सब, ये बहुत सारी कंपनी वो स्टोर्ड वाले आपको प्रोवाइड करती है फ्रोजन। आप फ्रीजर में रख दो, कभी भी निकालो उसको, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओ, फ्राई करो, खा लो, सिंपल है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रोजन रहते हैं, आप सोचो उनको उनको स्टोर कैसे करें। आप कोई मॉल में जैसे रिलायंस में चले गए या मेट्रो में चले गए, तो उनका भी देखो सेक्शन होता है ना, जहाँ बड़े बड़े फ्रीजर रखे होते हैं, उसके अंदर ही वो सारी चीज़ें रखी होती है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे और स्टोरेज के टाइम पे भी तो सेम टेम्परेचर पे रखनी पड़ेगी। तो जो नॉर्मल वेयर हाउस होता है, एक भाई शेड है पूरा, वैसे टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेस भी होते हैं, जिसमें आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उन चीज़ों को स्टोर कर सकते हो कि वो खराब ना हो जाए, तो उसको हम कोल्ड चेन बोलते हैं। आइसक्रीम स्टोर करना कितना डिफिकल्ट है सोचो। घर पे कभी लाइट चली जाती है, फ्रीजर में आइसक्रीम पड़ी है, बाद में आप उसको निकाल के देखो उसका क्या हाल होता है। देखा है कभी ऐसा? आइसक्रीम, मेल्टेड आइसक्रीम देखी, टेस्ट करके देखी, मेल्ट की हुई आइसक्रीम या मेल्ट हो गई गर्मी में, वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, कभी आप ट्राई करना। अच्छा, मेल्ट हो गई आइसक्रीम वापस जमा दो ना, उसके बाद भी उसका टेक्सचर जो है वो खराब हो जाता है, फिर वो खाने में वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे पहले आता था। उसका एक रीज़न है, जो आइसक्रीम अपने इतने साल से कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली आइसक्रीम मिल्क की नहीं है, वो वेजिटेबल ऑयल है। पता है आपको? कितनी बार किसी को ऐसे एसिडिटी हो रही है ना, बोले वेनिला आइसक्रीम खा ले अच्छा लगेगा, वो वेनिला आइसक्रीम खुद वेजिटेबल ऑयल है। तो जिसको ऑलरेडी एसिडिटी हो रही है, आप उसको तेल खिला रहे हो और आप उसको उसको अच्छा लग भी रहा है, क्योंकि यहाँ से अच्छा लग रहा है उसको, पेट में क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आ रही। वेनिला अब अच्छा लग रहा है, बोला तेल ही तो पिलाया तेरे को, और क्या किया। तो ऑलरेडी पेट खराब है, एसिडिटी हो रही है, उसके ऊपर और तेल पिला दिया और उसको अच्छा भी लग रहा है, तो वो साइकोलॉजिकली अच्छा लग रहा होता है, एक्चुअली नहीं। बिकॉज बहुत सारी आइसक्रीम जो है ना वो वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल से बनती थी, और अभी तक यही चल रहा था। फिर बीच में कोर्ट केस हुआ था, यहाँ पे हैवमोर और आई थिंक अमूल का मैटर हुआ था। अमूल ने बोला हम लोग आइसक्रीम जो है ना वो मिल्क से बनाते हैं, और ये बाकी कंपनीज वाडीलाल, हैवमोर, ये लोग सब ऑयल से आइसक्रीम बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल। बोले ये लोग आइसक्रीम वर्ड यूज नहीं कर सकते। बोले आइसक्रीम जो है वो वर्ड डेफिनेशन वाइज या टेक्निकली वो यूज कर सकता है जो अपनी आइसक्रीम में मिल्क यूज कर रहा है। तो बोले हम मिल्क यूज करते हैं, ये लोग नहीं करते। तब दुनिया को पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। कस्टमर को कहाँ फर्क पड़ता है, वो कहाँ पैकेट पे पड़ता है कि अंदर क्या खा रहा है, वो तो पड़ता ही नहीं है। बाद में फिर लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। फिर जब कोर्ट केस हुआ ना, तो कोर्ट केस में जज ने डिसीजन दिया कि जो भी कंपनीज आइसक्रीम में मिल्क यूज नहीं कर रही है, दे कैन नॉट यूज द वर्ड आइसक्रीम।
तो फिर वो लोग लिखते हैं फ्रोजन डेजर्ट्स। आपने अगर कहीं पढ़ा हो किसी आइसक्रीम के पैक के ऊपर, इट इज़ अ फ्रोजन डेजर्ट, वो इसलिए लिखा है कि कोर्ट ने मना किया। अब जब ये बात सामने आ गई तो जो कंपनीज मिल्क यूज़ नहीं कर रही थी, पब्लिक में थोड़ा सा आजकल हेल्थ कॉन्शियसनेस और इनटेक का अवेयरनेस आ गया कि हम क्या खा रहे हैं, तो फिर वो कंपनीज के सेल पे फर्क पड़ा। तो अब सब लोगों ने आइसक्रीम में मिल्क यूज़ करना शुरू कर दिया, मिल्क सॉलिड्स, मिल्क पाउडर, कुछ ना कुछ मिल्क वाला थोड़ा सा ऐड कर दिया। तो अब टेक्निकली दे आर नॉट फ्रोजन डेजर्ट्स। अब सब लोग हाईलाइट कर रहे हैं मेड फ्रॉम मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क, हर आइसक्रीम के पैकेट पे लिखा होता है। और वो मिल्क का भी इंग्रेडिएंट पढ़ोगे थोड़ा सा नाम का ही है, लेकिन मिल्क ऐड कर दिया ना, अब हम आइसक्रीम बोल सकते हैं, अब फ्रोजन डेजर्ट नहीं है वो, समझ आ रहा है। तो ये सब चीजें रियल सिनारियो है। तो कोल्ड चेन में आइसक्रीम को स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका टेम्परेचर बिगड़ा तो ये ऑयल वाला टेस्ट आ जाएगा, तो आइसक्रीम खत्म होगी, वैसा है। तो जो अच्छे ब्रांडेड कंपनीज है ना जो आइसक्रीम बेच रही हैं, वो लोग स्पेसिफिक मेंशन करते हैं कि वी डोंट यूज वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल इन आवर प्रोडक्ट्स एंड इट इज फ्रेशली मेड फ्रॉम 100% मिल्क ओनली, ऐसा भी वो लोग क्लेम करते हैं। बट फिर वो आइसक्रीम की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। वो एक स्कूप आपको 100 रुपए का बेच रहा है, आपको महंगा लग रहा है, और वाडीलाल अमूल वाला 20 रुपए में दे रहा है, आपको सस्ता लग रहा है। ये तेल 20 रुपए बेच सकते हैं, ये दूध की आइसक्रीम 20 रुपए में नहीं बिकेगी, तो कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। तो फिर अब काफी लोग ये चीज देख के खाते हैं कौन सा प्रोडक्ट में क्या है और उस हिसाब से कंज्यूम करते हैं, बिकॉज पाम ऑयल आपकी हेल्थ के लिए वर्स्ट प्रोडक्ट है, और कमर्शियली बेचना हो तो जो सस्ता पड़ता है वही बेचना पड़ता है। तो एक तो मैदा है, एक आपका पाम ऑयल है, और एक शुगर है, ये 3 चीजें हैं, और जो फ्राई चीजें हैं वो तो है। तो हेल्थ के लिए सबसे वर्स्ट चीज सबसे ज्यादा बिकती है, पर अपन बाहर जाके वही खाते हैं, ठीक है। तो वो तो है, वो रियल सिनारियो है। आजकल तो पनीर नकली बिक रहा है, पनीर के तो पीछे पड़े हुए हैं, पनीर पूरा नकली है, 90% पनीर नकली बिक रहा है। एनालॉग पनीर, नया टर्म आया सुना, एनालॉग पनीर, आइडिया है। फेक प्रोडक्ट्स यूज करके पनीर बना रहे हैं, और ये सारे रेस्टोरेंट वाले, कैफे वाले, सस्ता जो स्ट्रीट फूड भी बेच रहे हैं, पनीर की जो भी आइटम बेच रहे हैं ना, उसमें वो पनीर नकली है। और मेजोरिटी जगह नकली पनीर बिक रहा है, बिकॉज हाफ रेट पड़ता है और होटल वालों का मार्जिन उस बेसिस पे निकलता है। बीच में तो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर लोग ना, वो केमिकल लेके निकले थे और पनीर पे डाल डाल के देख रहे हैं पनीर काला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ, काला पड़ गया, पनीर तो नकली है। तो बड़ी बड़ी होटलों में नकली निकला। अब क्योंकि ये बात भी धीरे धीरे बाहर आ गई है, तो लोगों को मालूम पड़ गया अच्छा एनालॉग पनीर जैसा कुछ होता है। तो होटल वाले डरते हैं अभी थोड़ा बहुत, यार कोई वो केमिकल लेके आ गया ना तो होटल का नाम ही खराब हो जाएगा। अब काफी अच्छी रेस्टोरेंट्स में तो वो लोग आपको रियल पनीर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो देख के पता चल जाता है। लेकिन बीच में इतना हो गया था नकली, उसको रख लो कहीं और, तो बार बार गिरता रहेगा। नकली पनीर का इतना बढ़ गया था मैटर कि उस वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होने लगे। और जब मैटर आया तो फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को भी रेड करना पड़ा, और हर स्टेट में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में रेड पड़ी एक जगह पे, कितने किलो, 1500 किलो या 3500 किलो, 3500 किलो नकली पनीर पकड़ा और सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, डंप कर दिया, वैसा करके। यहाँ गुजरात में भी, सूरत में भी कहीं पे किसी को अरेस्ट किया, फ्लैट रेंट पे ले रखा था, नकली पनीर स्टोर कर रखा था। राजकोट में कहीं से वो बनवा रहा था, डेली यहाँ पे ला रहा था, 400-500 किलो का डेली का सेल था उसको, इतना नकली पनीर बेच रहा है। अब 400 रुपए किलो का पनीर है, 450, वो असली बोल के बेच रहा है, आधे कॉस्ट में उसको पड़ रहा है। मार्जिन सोचो कितना, रोज का 500 किलो नकली पनीर और प्रॉफिट 200-250 रुपए किलो, महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है नकली पनीर बेच के। सोचो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं लोग। तो ये सब चीजें फूड वाइज तो इश्यूज रहते ही हैं। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी इस सब प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोल्ड चेन फैसिलिटी में ना इन्वेस्टमेंट बहुत है। एक तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करना, मतलब ये आप इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर बना रहे हो, सस्ता थोड़ी ना पड़ेगा। तो ऐसा बिजनेस करने में ज्यादा लोग आगे नहीं आते, इसलिए कोल्ड चेन को यहाँ पे रखा है कि जो सेटअप करेगा उसको पहले साल में पूरा डेप्रिसिएशन हम देने को रेडी है। अगर उसको चाहिए तो 100% क्लेम कर ले, अगर उसका फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो रहा है तो वो खर्चा क्लेम कर सकता है। दूसरा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी क्रिएट करना, नॉर्मल वेयर हाउस बट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसका भी एक रीजन है, पहले ना न्यूज आती थी, आजकल न्यूज पे आता नहीं कुछ। अभी रिसेंटली अगर आपने 1-2 दिन पहले देखा हो सोशल मीडिया में भी, बारिश हो गई ना, तो बारिश की एक्सपेक्टेशन तो कुछ थी नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं था, लेकिन अचानक बारिश हो गई। अब बहुत सारे किसानों ने अपनी फसल जो होती है, गेहूं, चावल, ये सब, वो सड़क पे ना ऐसे सुखाने रखे हुए थे। आपने अगर देखा हो कहीं पे रोड साइड पे ना, कितनी बार ऐसे पूरा हीप बने हुए होते हैं, अनाज सुखाने रखा था। इतनी जोर से बारिश हो गई, सारा अनाज खराब नहीं हो जाता है? फिर उसको सुखाओ, ये करो, फिर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, दाम कम हो जाता है, सस्ते में बेचना पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए इंडिया में इनफ वेयर हाउसेज नहीं, तो किसान ना खुले मैदान में, खुले प्लॉट पे अपना सारा फसल जो है वो ऐसे डंप करके रख देते हैं। पर अगर बारिश हो गई, सारा खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर क्या, जानवर खा रहे हैं उसको, कीड़े लग जाते हैं, फेंकना पड़ता है, वैसा हो जाता है। तो वेयर हाउसेज की बहुत रिक्वायरमेंट है। 35 AD में बोला कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिकली वेयर हाउस बनाते हो तो आपको पूरा डिडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर में देने के लिए रेडी। तो लॉजिकल है, उस इंटेंशन से उसको यहाँ पे रखा गया।
तीसरा बोला आपने पाइपलाइन सेटअप की है थ्रू आउट द कंट्री फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन। ये अगर आप सेटअप करते हो तो इसमें भी आपको ये खर्चा क्लेम करने को मिल जाएगा। फिर बोला आपने होटल सेटअप किया है 2 स्टार और अबव। होटल में स्टार रेटिंग होती है ना, ठीक है, 5 स्टार तक होता है। एक होटल है पूरे वर्ल्ड में इसको 7 स्टार रेटिंग दिया हुआ है दुबई में, ठीक है। तो दुबई में जो होटल है उसको उन्होंने 7 स्टार रेटिंग दिया हुआ है, बिकॉज जितनी लग्जरी उसने वहां पे दी है। तो वैसे पूरे वर्ल्ड में कोई भी होटल 5 स्टार रेटिंग से ऊपर नहीं होता है, बट वो एक होटल को उन्होंने 7 स्टार रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 स्टार या उससे अबव वाला होटल अगर आप बनाते हो पूरे इंडिया में तो फिर आप इसमें क्लेम कर सकते हो। हॉस्पिटल बना रहे हो तो हॉस्पिटल में जो बेडिंग कैपेसिटी है, कितने पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, अगर 100 बेड से ज्यादा है तो आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। इससे क्या पुश मिलता है, कोई हॉस्पिटल सेटअप कर ही रहा है, उसकी जगह के हिसाब से 70-80 बेड का सीटिंग तो हो ही रहा है। फिर किसी ने बताया भाई 35 AD मिल जाएगा, 100 बेड तक का सेटअप कर लो, वो सोचेगा चलना एक आध फ्लोर और बना देता हूँ, खर्चा पूरा मिल जाएगा। इससे ना हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंडिया में वो भी शॉर्ट है, कोविड में हमने देखा ही था हॉस्पिटल बेड्स की कितनी शॉर्टेज होगी। जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो वहां पे जाके वेकेशन मना रहे थे, वायरल फीवर में बेड लेके बैठे 5 दिन से, बेचारा जिसको सच में कोविड है वो बाहर ही मर गया, और ये अंदर बैठ के ना अपना इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा वसूल कर रहे हैं। कितनी जगह पे तो पुलिस बुला बुला के कोविड टेस्ट करा करा के लोगों को भगाया है हॉस्पिटल से कि भाई जाओ यहाँ से, तुमको वायरल है खाली, कोई कोविड तो है नहीं। अननेसेसरी जो बेचारा सच में इसको ट्रीटमेंट चाहिए वो बाहर बैठा है वेटिंग में, और तुम लोग बेड खाली नहीं कर रहे हो। हॉस्पिटल के बेड की शॉर्टेज हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है 100 बेड से ज्यादा पूरे इंडिया में कहीं पे भी। नेक्स्ट बोला स्लम रीडेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग। ये आवास योजना में जो प्रॉपर्टीज बनती है सरकारी योजना में, जहाँ आपको रीजनेबल अमाउंट में फ्लैट्स मिल जाते हैं, वो हो गया। या जो स्लम्स बने हुए हैं, ठीक है, झोपड़े बने हुए हैं, उनको तोड़ के पक्के मकान बनाना, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाना, वो सब चीजें आप कर रहे हो। फर्टिलाइजर बना रहे हो। फिर इनलैंड कंटेनर डेपो या कस्टम फ्रेट स्टेशन सेटअप कर रहे हो। इनलैंड कंटेनर डेपो वाला कस्टम वालों के वेयर हाउसेस जो उनके कस्टम पोर्ट के आसपास होते हैं, वो अगर आप बना के दे रहे हो तो भी। अगला बिजनेस थोड़ा सा रिस्की है, बी कीपिंग, मधुमक्खियां पालना। डर लगता है सारी पीछे पड़ गई तो काट लेगी आपको, वैसा हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। तो हनी और बीज वैक्स जो प्रोडक्ट बनते हैं, ये बिजनेस अगर आप सेटअप करो। और बोला अगेन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। रीजन वही है कि वेयर हाउसिंग कम है तो इसको बढ़ाने के लिए, तो एग्रीकल्चर, शुगर, कोल्ड स्टोरेज। फिर बोला पाइपलाइन सेटअप करो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर क्या, ओर का मतलब होता है जो मिक्सचर है जिसके अंदर आयरन के साथ साथ बाकी चीजें भी होंगी, जो कचरा होगा, धूल मिट्टी होगी, कीचड़ होगा। अब आयरन जो है जमीन में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐसा प्योर आयरन तो निकलेगा नहीं, उसके साथ साथ जो कचरा भी निकलेगा सारा, फिर उसको प्यूरिफाई कर करके प्योर आयरन में एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो आयरन ओर है वो ऐसे, स्लरी का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अदर कॉम्पोनेंट्स। अब कीचड़ है और पानी है, कैसा मिक्सचर होता है वैसा, तो उसको हम यहाँ पे स्लरी बोलेंगे। तो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करना माइन में से और उसको प्लांट तक लेके जाना, उसके लिए पाइपलाइन चाहिए होती, तो वो सेटअप करोगे तो भी आपको ये खर्चा मिल जाएगा। अगला पॉइंट जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन। सेमीकंडक्टर वेफर मतलब कोई वेफर खाने वाले वेफर नहीं आते। सेमीकंडक्टर क्या होता है वो आइडिया है, ये भी बीच में अभी कोविड के बाद बहुत ज्यादा मैटर चला था वर्ल्ड मार्केट में। जो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, इसके अंदर जो छोटे छोटे वो कनेक्टर्स यूज होते हैं, ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर चिप्स लगे होते हैं बहुत सारे, तो उसमें ना सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं जिसके थ्रू ये सारी टेक्नोलॉजी चल रही है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली पूरी वर्ल्ड में एक कंपनी है वियतनाम में, जो पूरे वर्ल्ड का 50% सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करती है। और वो यूएस की एक कंपनी ने वियतनाम में सेटअप किया है और वो इतने साल से वहां से वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे बैठे थे, ऑनलाइन चल रहा था, सबको लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सब चीजें हो गई, मोबाइल चाहिए, तो डिवाइसेस की डिमांड इतनी बढ़ गई कि सेमीकंडक्टर का सप्लाई शॉर्ट हो गया था। एक कंपनी के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, 50% ज्यादा सप्लाई वही करती है, तो सोचो कितना हैवी डिपेंडेंस है। और उसके बाद ये हो गया कि शॉर्टेज होने की वजह से गाड़ियों में जो आजकल चलता है ना आपका टच स्क्रीन डिस्प्ले और ये सब जो वॉइस कमांड, वो सब सेमीकंडक्टर के बिना पॉसिबल नहीं है। गाड़ियों की सप्लाई रुक गई थी, मारुति वालों ने सबने स्टेटमेंट दिया था, बोले हमारे पास पूरी गाड़ी तैयार पड़ी है, बट सेमीकंडक्टर की वजह से हम वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा है। तो बेसिक गाड़ी होती है वो हम दे सकते हैं, बट ये टच स्क्रीन और ये सब जो टेक्नोलॉजी वाली कार है, स्मार्ट कार्स है, वो हम नहीं दे पा रहे। रीजन बीइंग सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है। सप्लाई आएगा, गाड़ी कंप्लीट होकर फिर डिलीवर होगा, तो बीच में सप्लाई रुक गया था। इसके बाद पूरा वर्ल्ड कंसर्न हो गया कि यार एक कंपनी पे डिपेंड करना ठीक नहीं है। चाइना, अमेरिका, इंडिया, हर कंपनी, हर कंट्री आगे आया कि भाई सेमीकंडक्टर्स के प्लांट हमें इंडिया में भी सेटअप करने पड़ेंगे। टाटा वाला कर रहा है,
टाटा ने डिक्लेयर किया हम लोग प्लांट सेटअप कर रहे हैं, एक कंपनी के साथ वो लोग टाई अप करके कर रहे हैं। तो अब चाइना में भी ये शुरू हो गया, बोले हम भी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्लांट सेटअप करेंगे। थोड़ा टफ काम है वो, बिकॉज सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड हो रही है। सेमीकंडक्टर का जो साइज होता है ना, वो अपने बोलते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर मतलब 1 मीटर का भी 1000 थी ऐसा कुछ पार्ट होता है। तो नैनो इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो हर 2 साल में सेमीकंडक्टर्स का साइज छोटा होता जा रहा है ताकि आपके डिवाइसेस और कॉम्पैक्ट हो जाए। आज की डेट में जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो कितने कॉम्पैक्ट है, 20 साल पहले जो नए मोबाइल फोन आए थे वो कितने बड़े होते थे। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज वो नैनोमीटर्स में सेमीकंडक्टर्स छोटे होते जा रहे हैं। तो आप प्लांट सेटअप करोगे ना, तब तक टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। बड़ा टफ काम है, इसलिए लोग सेटअप नहीं कर रहे इसको, ये वैसा हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर को ऑपरेट करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, अगर इसका कोई यूनिट लगाता है तो उसको 100% डिडक्शन फर्स्ट ईयर में। सोचो इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से यहाँ पे बिजनेस सेटअप किया गया। तीसरा बोला है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर आप इंडिया में डेवलप कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है, तो वो आप सेटअप करोगे तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो इंटेंशन समझ आया 3580 क्यों बनाया गया सेक्शन। अब ये पूरा 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा पहले साल में आप ले सकते हो, बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो भी असेट है जिसके ऊपर आप 100% डिडक्शन क्लेम कर रहे हो और जो बिजनेस के लिए वो असेट यूज हो रही है, 8 साल तक आपको वो असेट उस बिजनेस के लिए यूज करनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस आप अगले 8 साल तक बंद नहीं कर सकते, वो आपको ध्यान रखना है, 8 ईयर्स। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कंडीशंस मैंने हाईलाइट की हुई है, आपको दिखी जाएगी। अगर आपने 8 साल से पहले वो मशीन बेच दी, वो बिजनेस बंद कर दिया या उसका यूज चेंज कर दिया, तो जितना आपको डिडक्शन मिला है उतना रिवर्स करना पड़ेगा। उस साल में रिवर्स हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो, बात समझ आ रही? अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है। देखो 8 साल से पहले अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया या मशीन का यूज चेंज कर दिया, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई पूरा डेप्रिसिएशन रिवर्स। और फिर आप भी सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, बोले सर 3 साल हुए हैं, 3 साल के बाद मैंने मशीन का यूज चेंज कर दिया, वट एवर इट इज, बट 3 साल तक का नॉर्मल डेप्री तो मिलना चाहिए ना। आप पूरा 100% ही रिवर्स कर दोगे तो 3 साल तक अगर मैं ये स्कीम यूज ही नहीं करता तो नॉर्मल डेप्री 15% करके कुछ तो मिलता। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ वो आप क्लेम कर लो, लेकिन डिफरेंस का तो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला था कि 8 साल मशीन चलानी है, उस कंडीशन पे आपको एडवांस में पूरा डेप्री दे दिया, फिर आपने 3 साल में उसका यूज चेंज कर दिया, तो भाई हम पहले 100 पूरा रिवर्स करेंगे, आप नॉर्मल डेप्री सामने सेट ऑफ कर लो। तो इन शॉर्ट जो सरप्लस आपने क्लेम किया है ना वो रिवर्स होगा, ये ध्यान रखना, वो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, वो बात आपको लिखी हुई मिलेगी पेज 101 पे ऊपर जो पैराग्राफ है, जो हाईलाइट किया ना ग्रे में, क्योंकि कैलकुलेशन वाली बात है। गवर्नमेंट जैसे आप पीएनएल के हिसाब से समझ लो, जैसे ही आप ये सेक्शन ब्रीच करोगे वो लोग तो पूरा 100% यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर 3 साल से मैं असेट्स यूज कर रहा हूँ, तो 3 साल का नॉर्मल डेप्री 15% करके तो मिलना चाहिए ना कम से कम। बोला ये ले लो चलेगा, बाकी का रिवर्स कर दो। तो इन शॉर्ट डिफरेंस का अमाउंट ही तो रिवर्स हुआ। 100 के सामने 45 आपने क्लेम कर लिया, रिवर्स कितना हुआ? डिफरेंस का 55। बस वो बात यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोली। बाकी चीजें तो सेम है। एक्सेप्शंस में बोला है कि एक्विजिशन ऑफ लैंड और गुडविल जो है उसका डिडक्शन नहीं देते। जमीन तो वैसे भी अप्रिशिएबल है, और गुडविल उन्होंने स्पेसिफिक मना किया, गुडविल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। गुडविल के लिए आपने कुछ पे किया हो ना, उसका डिडक्शन 3580 में नहीं आता, सिर्फ टेंजिबल असेट्स का ही है। नीचे वो 10,000 वाला पॉइंट वापस आ गया, 10,000 से ऊपर कुछ भी पे करो तो ऑनलाइन या कैश चेक में ही पे करना, कैश में मत करना, वो बात भी अपन ने देखी थी। 3580 में अगर ऑलरेडी डिडक्शन मिल गया है तो किसी और सेक्शन में सेम डिडक्शन वापस नहीं मिलेगा, 32 में नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड है? और 8 साल वाली कंडीशन हमने देख ली। तो ये आपका पूरा 3580 जो है ना वो सेक्शन यहाँ पे कवर अप हो गया। बोलो कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया हो तो? फिर नोट दे रखा है, नोट लास्ट में नोट दे रखा है, वो 115 BAC वाला जो सेक्शन है ना उसका रेफरेंस है, जो न्यू टैक्स रिजीम आया है, ऑल्टरनेट टैक्स स्कीम आई है। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF न्यू टैक्स रिजीम में जा रहा है 115 BAC में, तो 3580 उसको नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको वापस 115 BAC में पढ़ाऊंगा ना, तब उसमें कवर हो जाएगी। 115 BAC उसमें ऐसा बोला है उन्होंने कि आप ये सब डिडक्शंस छोड़ दो, हम आपका स्लैब रेट कम कर देंगे, टैक्स सस्ता कर देंगे, बट आपको ये डिडक्शंस छोड़ने पड़ेंगे। तो वो ऑप्शनल है और ऑल्टरनेटिव है, बट बात लिखी है तो साथ में बार बार बता रहा हूँ, ताकि 115 BAC पढ़ाओ तो आपको ये पॉइंट याद आ जाएगा, हाँ ऐसी बात हुई थी। बोलो कुछ कंफ्यूजन?
ठीक है, चलो तो ये पॉइंट्स कंप्लीट हुए, इतना रखते हैं। रिमेनिंग फिर जो सेक्शंस है वो अपने बाद में कवर अप करेंगे।